एक फ्रेंड्स का ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए लगातार भाग रहा होता है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये होती है कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि आखिर वो किस चीज से भाग रहे हैं, और जब तक सच पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये मूवी हॉरर, सस्पेंस और डेडली मिस्ट्री से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टोरी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्टिंग में एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। यहाँ हमें रेड टीम में खेलने वाला मेसन और उसका फ्रेंड डीन दिखाया जाता है। जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तब मेसन को ऐसा महसूस होता है जैसे क्राउड में कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन मेसन सोचता है कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए वो गेम खेलता रहता है। फिर मेसन जो बॉल फेंकता है वो बास्केट में जाने ही वाली होती है। तभी अचानक उसे पूरी तरह जला हुआ एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर मेसन बहुत डर जाता है, क्योंकि वो आदमी सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है। इसलिए मेसन तुरंत अपने लॉकर में रखा हुआ बैट उठा लेता है और जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है मेसन उस पर बैट से अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद मेसन की टीम के सब लोग उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने गेम बहुत अच्छा खेला है। फिर मेसन नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन इस बार वो जला हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद डीन और बाकी सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक मेसन आग में जल रहा होता है। इसके बाद स्टोरी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां हमें कार्स रिसाइकल करने वाला एक जंकयार्ड दिखाया जाता है। इसी टाउन में क्रिस नाम की एक लड़की भी रहती है। क्रिस हमेशा उदास रहती है क्योंकि हाल ही में एक एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। फिर हमें उसका कजिन टाइलर भी दिखाया जाता है। कजिन मतलब एक तरह से भाई जैसा ही। क्रिस के फादर के मरने के बाद उसका और कोई नहीं होता, इसलिए वो टाइलर के साथ उसके घर में ही रहती है। टाइलर एक बहुत अच्छा भाई होता है और वो क्रिस को अच्छी तरह समझता है। इसके बाद वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं। आज क्रिस का स्कूल में पहला दिन होता है। यहाँ क्रिस की नजर इलाई नाम की एक लड़की पर पड़ती है। फिर जब क्रिस उसे दिए गए लॉकर को ओपन करने जाती है तभी वहाँ पहले से मौजूद डीन आ जाता है। डीन क्रिस से कहता है कि तुम इस लॉकर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये उसके फ्रेंड मेसन का लॉकर है। यहाँ डीन की गर्लफ्रेंड ग्रेस भी मौजूद होती है। एक तरह से देखा जाए तो यहीं से इन सब की आपस में पहचान हो जाती है। डीन को पहले से पता होता है कि क्रिस के फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए जब वो उसके फादर को लेकर मजाक करने की कोशिश करता है तब क्रिस उसे जोर से धक्का दे देती है। तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर मिस्टर क्रेवन आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग अभी भी शांत नहीं हुए तो मैं सबको पनिशमेंट दे दूंगा। तब इलाई बताने की कोशिश करती है कि इसमें क्रिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इलाई कहती है कि वो क्रिस का लॉकर साफ करने में उसकी मदद कर देगी, लेकिन क्रिस उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर जब क्रिस उस लॉकर को ध्यान से देखती है तब उसे वही चीज दिखाई देती है जिसे हम पहले मेसन के समय देख चुके होते हैं। मेसन ने जिस पॉट को तोड़ा था वो अभी भी वहीं रखा होता है। जब क्रिस उसे खोलकर देखती है तब उसके अंदर उसे एक विसल दिखाई देती है जो किसी खोपड़ी जैसी लग रही होती है, मतलब वही विसल जिसे फूकने पर आवाज निकलती है। अब ये विसल क्रिस को अपनी तरफ अजीब तरीके से अट्रैक्ट करने लगती है। क्रिस भी उसे बजाने ही वाली होती है, तभी स्कूल की बेल बज जाती है। इसके बाद वो क्लासरूम में पहुँचती है जहां हमें पहले से दिखाए गए वही 5 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन तभी क्रिस के बैग से वो विसल नीचे गिर जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ तक कि मिस्टर क्रेवन भी उससे पूछते हैं। तब क्रिस बताती है कि ये उसे लॉकर के अंदर मिली थी। इसके बाद जब सब लोग उस विसल को ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है कि उसके ऊपर प्राचीन मयन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। जब वो लोग इंटरनेट की मदद से उसे ट्रांसलेट करते हैं तब उसका मतलब निकलता है अपनी मौत को बुलाओ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर इसका असली मतलब क्या है। इसके बाद क्रिस उस विसल को उठाने जाती है, लेकिन मिस्टर क्रेवन उसे वापस नहीं देते। वो कहते हैं कि ये विसल स्कूल के लॉकर में मिली थी, इसलिए ये स्कूल की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं। फिर क्लास खत्म हो जाती है। बाहर आने के बाद ग्रेस सबको कहती है कि आज रात उसके घर पर पार्टी होने वाली है, इसलिए सब लोग जरूर आएं। वो क्रिस और टाइलर को भी इनवाइट करती है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि टाइलर ग्रेस को पसंद करता है। दूसरी तरफ मिस्टर क्रेवन इंटरनेट पर उस विसल के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ऐसी विसल्स ऑनलाइन बहुत महंगे दामों में बेची जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो उस विसल को चेक करने के लिए बजाते हैं तभी पास में रखा ग्लास अचानक टूट जाता है। इसी बीच टाइलर को याद आता है कि वो अपनी एक बुक क्लास में भूल गया है, इसलिए वो वापस स्कूल के अंदर आता है। उस समय मिस्टर क्रेवन क्लासरूम से बाहर निकले हुए होते हैं। जब टाइलर अपनी बुक लेने अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि मिस्टर क्रेवन उस विसल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिस अकेली खड़ी होती है। तभी उसके पास नोह नाम का एक आदमी आता है। वो कहता है कि वो पास के चर्च में प्रीस्ट का काम करता है, लेकिन वो क्रिस को नशे वाली चीज देने की कोशिश करता है। तभी टाइलर वहाँ आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोह उल्टा टाइलर को ही मारकर वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। जब क्रिस पूछती है कि वो आदमी कौन था
तब टाइलर बताता है कि पास में एक चर्च है जहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन नोह उन बच्चों को ड्रग्स देता है, यहाँ तक कि एक लड़का ओवरडोज की वजह से मर भी चुका है। इसके बाद मिस्टर क्रेवन जब उस पॉट के अंदर देखते हैं तब उन्हें विसल वहाँ नहीं मिलती। दूसरी तरफ क्रीज और टाइलर पार्टी में शामिल होने के लिए ग्रेस के घर पहुँच चुके होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइलर वो विसल भी अपने साथ वहाँ ले आया होता है। इसी बीच मिस्टर क्रेवन क्लासरूम में बहुत टेंशन में बैठे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर क्रेवन बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। वो जितना आगे बढ़ता जाता है वो आवाज उतनी ही तेज होती जाती है। अचानक उसे एक पेशेंट जैसा दिखने वाला आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर मिस्टर क्रेवन कहता है, अरे कौन हो तुम, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तब तक वो पेशेंट जैसा आदमी गायब हो चुका होता है। असल में पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखने वाला आदमी वही काम करने वाला एक वर्कर होता है। दूसरी तरफ पार्टी में ग्रेस का इंटरेस्ट उस विसल में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। उसी समय मिस्टर क्रेवन वापस क्लास में आते हैं। तभी वो पेशेंट जैसा आदमी अचानक उसके शरीर के अंदर हाथ डाल देता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसकी सांस रोक रहा हो। तभी मिस्टर क्रेवन के सारे बाल झड़ने लगते हैं और वो एक कैंसर पेशेंट की तरह मर जाता है। दूसरी तरफ क्रीज पार्टी से जाने वाली होती है क्योंकि उसका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। लेकिन तभी इलाई उसके पास आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो वहाँ से ना जाए। उसी समय ग्रेस जैसे ही विसल बजाती है तभी वहाँ बहुत डरावनी आवाज गूंजने लगती है। कुछ सेकंड तक वहाँ मौजूद किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता। इस वजह से सब लोग थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद क्रीज घर जाने लगती है। तभी इलाई फिर उसके पास आती है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। वो क्रीज को बताती है कि इस टाउन में हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। उस फेस्टिवल में भी हैलोवीन की तरह लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर आते हैं। फिर इलाई क्रीज से पूछती है कि क्या वो भी उस फेस्टिवल में आएगी। उसी समय टाइलर भी वहाँ आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इलाई एक हॉस्पिटल में काम करती है। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर क्रीज घर पहुँचकर ग्रेस को मैसेज टाइप करती है, लेकिन भेजने से पहले ही उसे डिलीट कर देती है। क्रीज बार बार ग्रेस को मैसेज टाइप करके डिलीट कर रही होती है क्योंकि वो अभी अभी इस नए टाउन में आई होती है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इस तरह फ्रेंडशिप करना सही है या गलत। इसी कंफ्यूजन में वो बैठी होती है। तभी उसे लगता है जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। जब वो खिड़की की तरफ देखती है तब उसे एक औरत पेड़ के ऊपर खड़ी दिखाई देती है जो लगातार उसी की तरफ देख रही होती है। ये देखकर क्रीज बहुत डर जाती है। उसी समय टाइलर उसके लिए कॉफी लेकर वहाँ आ जाता है, लेकिन जब क्रीज दोबारा बाहर देखती है तब वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद वो दोनों उस बात को भूलने की कोशिश करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर इलाई के बताए हुए हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाएंगे। दूसरी तरफ डीन भी अपने घर पहुँच चुका होता है, लेकिन ग्रेस स्विमिंग पूल के पास बैठकर उस विसल के बारे में बहुत रिसर्च कर रही होती है। वो उस विसल के बारे में और ज्यादा जानना चाहती है। तभी अचानक उसे ऐसा सुनाई देता है जैसे कोई उसे धीरे से बुला रहा हो। ग्रेस तुरंत उठकर आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो इसी तरह डरते हुए चारों तरफ देख रही होती है। तभी अचानक कोई हाथ उसे टच कर देता है। ग्रेस डरकर पीछे मुड़कर देखती है तो थोड़ी दूर उसका छोटा भाई खड़ा होता है जो उसे अंदर बुलाने आया होता है। तब तक ग्रेस बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। अगले दिन क्रीज और टाइलर स्कूल पहुंचते हैं। वहां एक स्पीच दी जा रही होती है। तब उन्हें बताया जाता है कि पिछली रात मिस्टर क्रेवन की मौत स्टेज 4 कैंसर की वजह से हो गई। इसी दौरान जब सब लोग बैठे होते हैं तभी इलाई सामने की तरफ देखती है। वहाँ ग्रीन कलर के कपड़े पहने एक लड़की बहुत अजीब तरीके से नाच रही होती है। उसे देखकर इलाई डर जाती है क्योंकि वो लड़की सिर्फ उसी को दिखाई दे रही होती है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद क्रीज और इलाई डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस विसल के बारे में और जानकारी पता करनी होगी, इसलिए वो दोनों मेसन के घर जाने लगते हैं। मेसन वही लड़का होता है जिसकी मौत मूवी की शुरुआत में आग में जलकर हुई थी। अब क्रीज और इलाई उसके घर इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो विसल मेसन के लॉकर में ही मिली थी। इसके बाद जब वो दोनों मेसन के घर पहुंचते हैं तब दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजा पहले से खुला होता है, इसलिए वो दोनों अंदर चले जाते हैं और आवाज लगाते हैं कि कोई घर में है क्या, लेकिन उन्हें अंदर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो दोनों आसपास देखने लगते हैं और उसी समय वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है। असल में वो मेसन की दादी होती हैं। उन्हें पुरानी और रहस्यमयी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। फिर वो बताती हैं कि ये विसल सिर्फ मेसन को ही नहीं मिली थी, बल्कि मेसन और उसकी माँ दोनों की मौत भी इसी विसल की वजह से हुई थी। ये सुनकर क्रीज और इलाई उस विसल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। तब मेसन की दादी उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि मान लो किसी इंसान की किस्मत में 50 साल की उम्र तक जीना लिखा हो, लेकिन अगर वो इंसान इस विसल को बजा देता है तो वो 50 साल तक जीने के बजाय सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर मर जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये होती है कि वो इंसान जिस तरह 50 साल की उम्र में मरने वाला था
उसी तरह अभी मर जाएगा। मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो मान लो एक 20 साल का लड़का है, उसकी किस्मत में लिखा है कि वो 90 साल की उम्र में एक्सीडेंट की वजह से मरेगा, लेकिन अगर वो बीच में इस विसल को बजा देता है तो वो 20 साल की उम्र में ही मर जाएगा। और जिस तरह उसकी मौत 90 साल की उम्र में एक्सीडेंट से होने वाली थी, उसी तरह उसका शरीर अचानक बूढ़ा हो जाएगा और वो उसी एक्सीडेंट की तरह मर जाएगा। इसके साथ मेसन की दादी एक और डरावनी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ विसल बजाने वाला इंसान ही नहीं मरता, बल्कि उस विसल की आवाज जिसे भी सुनाई देती है वो सब लोग भी मर जाते हैं। मतलब उस विसल की आवाज सुनने वाले ये सारे लोग अब खतरे में होते हैं। लेकिन क्रीज और इलाई को अभी भी इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर मेसन की मौत किस तरह हुई थी। इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए क्रीज और इलाई एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। असल में इलाई इसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। किसी तरह वो दोनों मेसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है, इसलिए वो दोनों छिपकर उस रिपोर्ट को देखने लगते हैं। जब वो लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जब मेसन की मौत आग में हुई थी तब उसका शरीर एक 40 साल के आदमी जैसा हो चुका था। लेकिन इलाई कहती है कि जब मेसन मरा था तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तभी धीरे धीरे वो दोनों को असली बात समझ आने लगती है। असल में मेसन की किस्मत में लिखा था कि वो 40 साल की उम्र में किसी ब्लास्ट की वजह से मरेगा, लेकिन मेसन ने विसल बजा दी थी। इसी वजह से वो 40 साल की उम्र में मरने के बजाय 17 साल की उम्र में ही मर गया। और जिस तरह उसकी मौत 40 साल की उम्र में होने वाली थी, उसी तरह उसकी मौत 17 साल की उम्र में भी हुई। दूसरी तरफ टाइलर कॉस्ट्यूम पहनकर हार्वेस्ट फेस्टिवल में पहुंच चुका होता है। वहीं उसे ग्रेस भी मिलती है। ग्रेस को अकेले देखकर आखिरकार टाइलर अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। ग्रेस भी कहती है कि उसे भी टाइलर थोड़ा पसंद है, लेकिन वो बताती है कि वो शुरू से ही डीन को पसंद करती है। इसके बाद ग्रेस डीन के पास जाकर कहती है कि वो गेम वाले मेज के अंदर जा रही है। असल में वो मेज कोई नॉर्मल जगह नहीं होती, बल्कि लोगों को डराने वाली जगह होती है। दूसरी तरफ जब क्रीज और इलाई फेस्टिवल में पहुंचते हैं तभी नोह उनका रास्ता रोक लेता है। इस पर इलाई उसे धक्का मार देती है। तब नोह उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीज उसका चाकू छीनकर उसकी नाक काट देती है। उधर ग्रेस मेज के अंदर पहुंचती है। वहाँ कॉस्ट्यूम पहने हुए कई लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इन सबको देखकर एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो लगातार उसी की तरफ देख रही होती है। क्रीज और इलाई को टाइलर मिल जाता है। तब वो दोनों टाइलर से कहते हैं कि उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। इसके बाद वो टाइलर को भी अपने साथ मेज के अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस डीन को कॉल करके उस बूढ़ी औरत के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत अचानक ग्रेस के सामने आ जाती है। डर की वजह से ग्रेस उस पर हमला कर देती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसने उस बूढ़ी औरत को जहाँ चोट पहुँचाई थी ठीक उसी जगह ग्रेस के शरीर पर भी घाव हो जाता है। मतलब वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर की ग्रेस ही होती है, यानी आगे चलकर ग्रेस का यही हाल होने वाला होता है। उसी समय डीन भी ग्रेस को ढूंढते हुए मेज के अंदर आ रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रेस एक छोटे रास्ते से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे आकर फिर से उस पर हमला कर देती है। किसी तरह ग्रेस खुद को छुड़ाकर वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ी घंटी लगी होती है। ग्रेस जैसे ही उस घंटी को बजाने के बारे में सोचती है, तभी वो बूढ़ी औरत अचानक उसके सामने आ जाती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने शरीर की सारी बीमारियां ग्रेस के शरीर के अंदर डाल देती है। देखते ही देखते ग्रेस बूढ़ी होने लगती है और वहीं मर जाती है। उसी समय ग्रेस को ढूंढते हुए वहाँ बाकी सब लोग भी पहुँच जाते हैं, लेकिन ग्रेस की डेड बॉडी को देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद क्रीज और इलाई डीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेस की मौत उस विसल की वजह से हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो विसल की आवाज सब लोग भी सुन चुके हैं, इसलिए अब उन सबकी जान भी खतरे में है और अगर उन्हें बचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन डीन उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उल्टा वो कहता है कि वो डेड बॉडी ग्रेस की नहीं बल्कि किसी और की है। इसी बीच ग्रेस की मौत की वजह से टाइलर सबसे ज्यादा दुखी हो चुका होता है। इधर डीन जब अपने घर पहुंचता है तब उसे अपना ही एक डरावना रूप दिखाई देता है जो आधा मरा हुआ लगता है। इसका मतलब उसकी मौत भी अब करीब आ चुकी होती है। दूसरी तरफ टेलर बहुत ज्यादा दुखी होकर बारिश में अकेला बैठा होता है। इस तरफ क्रिसमस में वो लोग किसी भी तरह से सांप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी तरीका नहीं मिल रहा होता है। उधर बाहर रहने वाले टेलर को एक विजन आता है कि वो एक मशीन के अंदर फंसकर मर जाएगा और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए अगले दिन वो तीनों मिलकर मेसन की दादी के घर आते हैं। वहाँ ये लोग कहते हैं कि इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब मौत करीब आने लगे तो अपना खून लेकर उसे उस इंसान पर लगा दो जिसे तुम सोचते हो कि तुम्हारी जगह वो मर जाए, तो वो मर जाएगा और तुम बच जाओगे। ऐसा कहते ही शीशे में उसकी अपनी ही शक्ल दिखती है। उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की इंजेक्शन लेकर मर रही होती है। ये सब देखकर वो लोग मेसन को पकड़ लेते हैं और उसे बलि का बकरा बना देते हैं
ताकि उसकी जगह किसी और को मरवा दिया जाए, फिर उसकी आखिरी सांस निकाल देते हैं। टेलर अब तैयार हो जाता है कि अपनी जगह किसी और को बलि बनाकर उसे मरवा दिया जाए, लेकिन ये बात दोनों को पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि हमारी जगह किसी और का मरना कितना गलत है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और कार लेकर निकल जाता है किसी को ढूंढने के लिए। उधर डीन बहुत परेशान होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल से ग्रेस की बॉडी लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलता कि वो बॉडी किसकी है। ऐसे में जब वो उदास होता है तो उसे दरवाजे के पास एक हाथ दिखता है। डर के मारे वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन पीछे से उसका ही दूसरा रूप उस पर अटैक कर देता है। तब उसे आसपास ट्रक के गुजरने जैसी आवाज सुनाई देती है। मतलब फ्यूचर में उसकी जो मौत एक एक्सीडेंट में होनी थी वो वैसे ही उसी एक्सीडेंट की तरह मर जाता है, बहुत भयानक तरीके से। उसके माता पिता आकर उसकी हालत देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर क्रिसमस के बाद वो इलाई के घर वापस आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें टेलर कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद हमें टेलर को दिखाया जाता है। वो चर्च के बाहर खड़ा होता है और नोवो कोई काम करते हुए दिखता है। क्योंकि नोवो पहले से ही एक बुरा इंसान है, इसलिए वो सोचता है कि सबसे पहले वही मरेगा। वो उसे बलि देने के लिए आया होता है। फिर वो गन लेकर आता है। मैं जो कहूँगा तुम वो सुनोगे बोलकर वो गन दिखाकर उसे डराता है, लेकिन नोवो उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है। तभी टेलर उसे एक चीज से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद मूवी की शुरुआत में दिखाए गए उसी जंकयार्ड में वो नोवो को लेकर आता है। टेलर उसे बांध देता है। जब उसका शर्ट खोला जाता है तो उसकी छाती पर एक जीसस क्रॉस टैटू दिखाई देता है। इसके अलावा उसके पास नशे की चीज भी होती है। ऐसा लगने लगता है कि उस पर किसी बहुत पुराने और खतरनाक सांप का असर है, जो लोगों को एक दूसरे की मौत का कारण बनने पर मजबूर कर देता है। इसी सांप को तोड़ने के लिए वो मेसन की दादी की बताई हुई बात मानकर उसके हाथ काटकर खून निकालता है और उस खून को नोवो पर लगाकर उसे उसकी जगह बलि बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय क्रीज और एली वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं ये सब गलत है, लेकिन टेलर उन्हें भी डराता है और नोवो का खून उसके ऊपर लगाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि नोवो इतना बुरा इंसान नहीं होता। इससे टेलर बहुत परेशान हो जाता है। तभी क्रीज उसे एक आइडिया बताती है कि अगर हम अपना हार्ट बीट रोक दें तो हम डेड काउंट हो जाएंगे। फिर शॉक देकर हार्ट बीट दोबारा शुरू कर सकते हैं और हम फिर से जिंदा हो जाएंगे, इस शाप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसी वक्त टेलर को समझ आ जाता है कि उसकी मौत बहुत करीब आ चुकी है। उसे पहले ही विजन आया होता है कि वो एक मशीन में फंसकर मरेगा, और वही होता है। उसकी बॉडी उसी जगह एक मशीन में फंस जाती है और बहुत भयानक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखते हुए नोवो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये दोनों को बहुत दुख होता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी जान बचानी होती है, इसलिए वे दवाइयाँ लेते हैं। उनका मकसद होता है कि उनके हार्ट की धड़कन को रोक दिया जाए। वहीं पास में मौजूद एक शॉक रूम के अंदर जब वे जाते हैं तो क्रिस को उसकी ही एक दूसरी रूप दिखाई देने लगती है। इसके बाद एक टब में पानी रखकर इंजेक्शन तैयार किया जाता है। इसी की मदद से उनके हार्ट की धड़कन को रोका जा सकता है। लेकिन सबसे पहले एली क्रिस को इंजेक्शन दे देती है। तुझे पहले मैं बचाऊंगी, ऐसा वह कहती है। इससे क्रिस बेहोश होकर पानी के अंदर गिर जाती है और उसी समय उसकी आत्मा भी इस जगह से दूर जाने लगती है। फिर एली उसके शरीर को बाहर निकालकर करंट शॉक देने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ नोवा होश में आ जाता है, लेकिन एली चाहे जितना भी करंट शॉक दे, क्रिस का दिल फिर से धड़कता नहीं है, क्योंकि क्रिस की आत्मा जाने के बजाय उसकी ही एक दूसरी रूप उसे रोक रही होती है। नोवा भी उसी श्राप वाली जगह की तरफ आ रहा होता है और हर जगह उसे क्रिस की परछाई दिखाई देती रहती है, इसलिए ये दोनों भी बहुत डर जाते हैं। उसी समय नोवा बाहर से गोली चलाता है, जिससे करंट शॉक वाला डिवाइस खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, एली को भी एक गोली लग जाती है। यहाँ दर्द में फंसी क्रिस की आत्मा को यह पता चल जाता है, इसलिए वह अपनी दूसरी रूप से लड़ते हुए किसी तरह बचकर अपने शरीर तक पहुँचने की कोशिश करती है। तभी एली को भी उसकी परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो भी बहुत डर जाती है, क्योंकि गोली लगने की वजह से सब कुछ और भी खतरनाक हो जाता है। इसी बीच नोवा दोनों को खत्म करने के लिए अंदर आता है, क्योंकि क्रिस पहले ही उसका नाक काट चुकी होती है। उधर क्रिस का खून धीरे धीरे नोवा की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं होता। खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हुए वह उस खून को छू देता है। जैसे ही वह छूता है, उसे एक बहुत भयानक व्यक्ति दिखाई देने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसी का ही रूप होता है। जब वह उस पर फायर करता है तो उसकी सारी गोलियां उसी पर ही वापस आकर लग जाती हैं। फिर एक उम्रदराज नोवा आता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ ग्रेस की जान बच जाती है, क्योंकि उसने नोवा के खून को टच कर लिया था, इसलिए नोवा मर जाता है। साथ ही एक बार हार्ट बीट स्टॉप होकर फिर से स्टार्ट होने की वजह से ग्रेस को भी डेड मान लिया जाता है, इसलिए वह बच जाती है। देखा जाए तो नोवा जब गोली चलाता है उसी टाइम विसल भी टूट जाता है। यहाँ से सीन 3 महीने आगे शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में क्रीज और एली को फिर से दिखाया जाता है। दोनों अब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन इसी स्कूल में एक दूसरी लड़की को एक पॉट में वही विसल मिल जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में।